नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। राजा रघुवंशी पर जब कुल्हाड़ी से पहला वार किया गया तब उसकी पत्नी सोनम उसके करीब खड़ी थी, लेकिन कुल्हाड़ी के पहले वार के बाद ही राजा के जिस्म से खून बहने लगा और वो दर्द से चीखने लगा। सोनम से उसकी चीख सुनी नहीं गई और वो वहां से थोड़ी दूर चली गई। इसके बाद सोनम फिर लौटती है, तब तक राजा मर चुका था। मेघालय पुलिस ने यह खुलासा 790 पन्नों की अपनी उस चार्जशीट में किया है जो शुक्रवार को अदालत में दाखिल की गई। पेश है राजा रघुवंशी के कत्ल की पूरी कहानी मेघालय पुलिस की चार्जशीट की जुबानी। 23 मई को जब राजा रघुवंशी का कत्ल हो रहा था, सोनम पास खड़ी राजा को मरते देख रही थी। पर जब खून से लथपथ राजा तड़पने और मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगा तो सोनम से देखा नहीं। वो तीनों कातिल को राजा के पास छोड़ थोड़ी दूर चली गई। फिर जब राजा शांत हो गया तो सोनम वापस राजा के पास आई, ये यकीन करने के लिए कि वो सचमुच अब मर चुका है। सोनम ने राजा को मारने की पहले 3 नाकाम कोशिश की थी, लेकिन राजा रघुवंशी की मौत चौथी कोशिश में। राजा रघुवंशी मर्डर केस की चार्जशीट में कत्ल की सनसनीखेज कहानी। मेघालय पुलिस ने 93 दिन बाद 790 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की। मेघालय पुलिस की इस चार्जशीट के मुताबिक राजा रघुवंशी के कत्ल के मुख्य साजिशकर्ता और आरोपी नंबर 1 कोई और नहीं, राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी। सोनम के अलावा को कॉन्स्पिरेटर के तौर पर दूसरा नाम सोनम के आशिक राज सिंह कुशवाहा का है। इन दोनों के अलावा इस चार्जशीट में 3 और नाम हैं: आकाश सिंह राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी। ये वही तीनों कातिल हैं जिन्हें सोनम और राज कुशवाहा ने राजा के कत्ल के लिए चुना था। यानी चार्जशीट के हिसाब से राजा के कत्ल के कुल 5 किरदार हैं और यही है वो 5 किरदार। चार्जशीट के मुताबिक 23 मई को दिन में सोहरा के करीब विशाल सिंह चौहान ने तेज धार हथियार दाव से राजा पर पहला वार किया। पहला वार ही बेहद घातक था। जिस वक्त विशाल ने राजा पर हमला किया तब उसके आसपास बाकी 2 हत्यारे यानी आकाश और आनंद भी खड़े थे। साथ ही वहीं बिल्कुल करीब सोनम भी खड़ी थी। दाव के पहले वार से राजा दर्द से तड़प उठा, बेतहाशा खून बहने लगा। शायद वो कातिलों की मंशा समझ चुका था। तड़पते हुए वो अब गिड़गिड़ाने लगा। दर्द की वजह से वो चीख भी रहा था। अब तक सब कुछ पास खड़ी अपनी आंखों से देख रही सोनम राजा की तड़प और चीख नहीं सुन सकी। वो उसका खून देखकर भी घबरा गई। शायद वो राजा से नजरें भी नहीं मिलाना चाहती थी, इसीलिए तुरंत वो राजा से दूर चली जाती है। इसके बाद विशाल फिर से उसी दाव से कई बार राजा पर हमला करता है। थोड़ी देर बाद जब राजा की चीख खामोश हो जाती है तब दूर पीठ पीछे किए खड़ी सोनम वापस लौटती है। विशाल से पूछती है कि राजा मर गया या अब भी जिंदा है। इसके बाद जब उसे यकीन हो जाता है कि राजा मर चुका है तब तीनों कातिलों के साथ सोनम भी लाश उठाने में मदद करती है और फिर उसे खाई में फेंक देती है। इसके बाद सोनम तीनों कातिलों के साथ तेज कदमों से कुछ दूरी तक चलती है और फिर तीनों को एक जगह छोड़कर वहां से अकेले निकल पड़ती है। चार्जशीट के मुताबिक 23 मई से पहले सोनम ने अपने पति राजा को मारने की 3 और कोशिश की थी। पहली कोशिश 21 मई को गुवाहाटी में की गई। तीनों कातिल सोनम और राजा से पहले गुवाहाटी पहुंच चुके थे, लेकिन गुवाहाटी में ऐसी कोई सुनसान जगह मिली ही नहीं। ऊपर से तीनों कातिलों और खुद सोनम के लिए गुवाहाटी एक नई और अनजान जगह थी। इसीलिए 21 मई की पहली कोशिश नाकाम रही। इस पहली नाकाम कोशिश के बाद ही सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अचानक मेघालय जाने का प्लान बनाया। 21 मई को सोनम और राजा मेघालय पहुंचे। पीछे पीछे तीनों कातिल भी मेघालय पहुंच चुके थे, क्योंकि सोनम लगातार फोन पर उन्हें अपना प्लान, रूट सब कुछ बता रही थी। शिलांग पहुंचने के बाद 21 की शाम को ही राजा को मारने की दूसरी कोशिश की गई। इस बार एक खाई के किनारे सेल्फी लेने के नाम पर राजा को खाई में धक्का देने का प्लान था, लेकिन तेज बारिश के चलते ये दूसरी कोशिश भी नाकाम रही।
इसके बाद अगले दिन यानी 22 मई को राजा को मारने की तीसरी कोशिश की गई। इस बार प्लान किराए की स्कूटी पर राजा को किसी सुनसान जगह पर ले जाने का था। स्कूटी पर सोनम भी थी। तीनों कातिलों ने भी किराए की स्कूटी ले रखी थी और लगातार सोनम के हिसाब से दोनों के पीछे पीछे थे। लेकिन जिस जगह राजा को मारना था वहां कुछ लोकल लोग आ जा रहे थे। सोनम और कातिल डर गए और उन्होंने ये प्लान ड्रॉप कर दिया। इस तरह तीसरी कोशिश भी नाकाम रही। शुक्रवार को शिलांग के सोहरा सब डिवीजन के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने एसआईटी की तरफ से यह चार्जशीट दाखिल की गई। चार्जशीट के मुताबिक राजा रघुवंशी हत्याकांड के दिन मौका वारदात पर कुल 4 लोग थे। सभी की अपनी अपनी भूमिका थी। सोनम को सेल्फी लेने के बहाने राजा को सेल्फी पॉइंट तक ले जाना था। सेल्फी पॉइंट पर पहुंचते ही उसे विशाल को इशारा करना था। इस इशारे के बाद विशाल को राजा पर हमला करना था। विशाल तीनों कातिलों में वो कातिल था जिसे राजा पर पहला वार करना था। अगर राजा उसके काबू में नहीं आता तब बाकी दोनों कातिलों को आगे आना था। चार्जशीट के मुताबिक बाकी 2 कातिलों को मौका ही नहीं मिला, क्योंकि सोनम के इशारा करते ही विशाल ने दाव, जो एक तरह की छोटी कुल्हाड़ी होती है, से राजा के सिर पर पीछे की तरफ से एक के बाद एक 2 वार किए। दूसरा किलर आकाश सेल्फी पॉइंट से कुछ दूरी पर ही बैठकर निगरानी कर रहा था, ताकि कोई वहां अचानक आ जाए तो वो आगाह कर सके। जबकि आनंद भी विशाल के करीब ही था। वो आनंद ही था जिसके आईडी पर सिम कार्ड खरीदे गए थे। जबकि सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा शिलांग से दूर इंदौर में बैठा लगातार सोनम को गाइड कर रहा था। इन 5 के अलावा चार्जशीट में सबूत मिटाने और कातिलों की मदद करने के लिए 3 और लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। इनमें से एक है लोकेंद्र तोमर, दूसरा बल्ला अहिरवार और तीसरा शिलोम जेम्स। ये तीनों वही हैं जिन्होंने कत्ल के बाद इंदौर वापस लौटी सोनम को पनाह देने और जरूरी सबूतों को जलाने में मदद की थी। मेघालय पुलिस के मुताबिक इन तीनों को लेकर जल्दी एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी। 790 पन्नों की चार्जशीट में मेघालय पुलिस ने उन तमाम सबूतों का भी जिक्र किया है जो आरोपियों के खिलाफ है। इनमें कई सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें, मोबाइल की तस्वीरें, स्टे होम, किराए की स्कूटी और मोबाइल के कॉल डिटेल शामिल है। चार्जशीट में राजा के कत्ल की पूरी कहानी, कत्ल की साजिश की कहानी भी कलमबंद है। तो पेश है चार्जशीट की जुबानी राजा के कत्ल और कत्ल के साजिश की पूरी कहानी। मेघालय पुलिस के मुताबिक फरवरी में जैसे ही सोनम और राजा का रिश्ता तय हुआ, तभी से सोनम ने साजिश बुननी शुरू कर दी थी। वो राजा से शादी करना चाहती नहीं थी, पर घर वालों के खिलाफ भी नहीं जाना चाहती थी। उसे डर था कि शादी से इनकार करने पर दिल के मरीज उसके पापा को कुछ हो न जाए, लिहाजा वो ऐसा रास्ता ढूंढ रही थी जिससे ये शादी न हो पाए। राज के साथ मिलकर उसने जो पहली साजिश बुनी, उसमें किसी का कत्ल नहीं होना था। इंदौर में ही एक नदी किनारे सोनम को अपनी स्कूटी पार्क करनी थी, अपना बैग, आईडी कार्ड वहीं छोड़ना था और गायब हो जाना था, ताकि घर वालों और दुनिया को ये लगे कि नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई और लाश बहते हुए दूर चली गई। Right from the month of February in Indore, they had thought of ways where Sonam would disappear, and probably after disappearing, one instance was make her get washed by a river. But all these things didn't fructify. लेकिन इत्तेफाक से यह आइडिया काम नहीं कर पाया। तब नदी में पानी ही कम था। अब सोनम और राज ने फिर से साजिश बुननी शुरू की। इस बार की साजिश बेहद खतरनाक थी, लेकिन इस साजिश में भी राजा का कत्ल नहीं होना था। प्लान ये था कि इंदौर के एक सुनसान इलाके में सोनम की स्कूटी में आग लग जाएगी। स्कूटी के पास से एक लड़की की लाश बरामद होगी जो बुरी तरह जली होगी, जिसकी शिनाख्त नामुमकिन हो। लाश वही कपड़े पहने होगी जो सोनम के हैं। पास से सोनम के ही आईडी कार्ड भी मिलेंगे। पर इस साजिश को अमल में लाने के लिए जरूरी था कि एक लड़की का कत्ल हो। सोनम और राज ने सोनम की कदकाठी वाली एक लड़की की काफी तलाश की, पर इस बार भी बात बनी नहीं। यह आइडिया भी फेल हो गया। Another instance was murder somebody, put her in her scooty, burn that person's body, claim that it is Sonam's. But all these things didn't fructify. अब मई का महीना शुरू हो रहा था।
शादी की रस्मों के दौरान सोनम का अब घर से निकलना मुश्किल था, लिहाजा आखिरी बार 1 मई को सोनम और राज मिलते हैं और आखिरी साजिश मिलते हैं। इस बार उनकी साजिश के तहत राजा रघुवंशी को मरना था, पर मौत ऐसी जो हादसा नजर आई और यहीं से हनीमून के आइडिया ने जन्म लिया। 20 मई को सोनम और राजा इंदौर से गुवाहाटी पहुंचते हैं। तीनों कातिल एक दिन पहले ही गुवाहाटी पहुंच चुके थे। पहला प्लान यही था कि 20 मई को गुवाहाटी में ही राजा को मार दिया जाए, पर राजा को मारने के लिए कातिलों को ऐसी कोई सुनसान जगह मिली ही नहीं, लिहाजा तीसरा प्लान भी फेल हो चुका था। So when Raja and Sonam got married and they came for darshan to Kamakhya, so the other group also had come here. In fact, the 3 people had come much before, a few days before, on the 19th, and they had plans actually to eliminate Raja somewhere in Guwahati. Since it didn't fructify there also, गुवाहाटी का प्लान फेल होते ही सोनम का ही आइडिया था कि वहां से इंदौर लौटने की बजाय मेघालय जाया जाए। 21 मई को दोनों मेघालय पहुंचते हैं। तीनों कातिल पीछे पीछे मेघालय भी आ जाते हैं। ये चेरापूंजी का नौगरियाट इलाका है। 23 मई की सुबह 9:45 पर यूट्यूबर देवेंद्र सिंह यहाँ से गुजर रहे थे। वो इस जगह पर मेघालय के डबल डेकर रूट ब्रिज को देखने आए थे। पूरे रास्ते उनका कैमरा ऑन था, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। इसके बाद देवेंद्र सिंह वापस लौट जाते हैं। बाद में जब वो शूट किए हुए इस ट्रैवल वीडियो को देखते हैं तो एक तस्वीर पर नजर पड़ते ही वो चौंक उठते हैं। दरअसल अनजाने में देवेंद्र सिंह के इस वीडियो में सोनम और राजा रघुवंशी कैद हो चुके थे। ये शायद राजा का आखिरी जिंदा वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के शूट किए जाने के लगभग 3 से 3.5 घंटे बाद राजा का कत्ल हो जाता है। अब इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अनजाने में रिकॉर्ड हुए इस वीडियो में एक शख्स धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, जबकि सामने से 2 लोग ऊपर की तरफ आ रहे हैं। आगे आगे एक लड़की है जो चढ़ाई चढ़ने के लिए हाथ में एक डंडा लिए हुए है। उसके दूसरे हाथ में एक पॉलिथिन में कुछ सामान और शायद कपड़े हैं। लड़की ने सफेद शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ है। आगे की तरफ गले में एक छोटा सा बैग भी लटका है। इस लड़की के ठीक पीछे पीछे एक लड़का चल रहा है। लड़के ने सफेद बनियान और ब्लैक पैंट पहन रखी है। कंधे पर कुछ कपड़े भी हैं, जबकि बाएं हाथ में पानी की 2 बोतल है। देवेंद्र सिंह के कैमरे में ये दोनों बाकायदा कैमरे को क्रॉस करते हुए पीछे से भी नजर आते हैं। कातिल यहां पहले से मौजूद थे। ठीक इसी जगह जब राजा चढ़ाई चढ़ता हुआ थक चुका था, तब वो यहाँ आगे की तरफ वॉशरूम के लिए जा रहा था। ठीक तभी तीनों हमलावर राजा पर हमला कर देते हैं। सोनम यहीं राजा से कुछ दूरी पर खड़ी थी। वो अपनी आंखों के सामने राजा को मरते हुए देख रही थी और खुद मरने से पहले राजा भी सोनम को इस रूप में देखकर शायद जान चुका था कि उसकी जान लेने वाली कोई और नहीं बल्कि 12 दिन पुरानी उसकी दुल्हन। राजा मर चुका था। अब प्लान के तहत उसकी लाश खाई में फेंकी जानी थी, लेकिन रेलिंग काफी ऊंची थी। राजा की लाश उठाकर रेलिंग के ऊपर ले जाना और फिर वहां से नीचे फेंकना तीनों कातिलों के लिए मुश्किल हो रहा था। तब ऐसी सूरत में खुद सोनम आगे बढ़कर राजा की लाश उठाने और खाई में फेंकने में तीनों कातिलों की मदद करती है। लाश को ठिकाने लगाने के बाद तीनों कातिल और सोनम यहाँ से कुछ दूर तक पैदल जाते हैं। इसके बाद जहाँ उन्होंने स्कूटी पार्क की थी, वहां से 2 स्कूटी पर चारों बैठकर निकल जाते हैं। एक स्कूटी खुद सोनम चला रही थी, राजा के 3 कातिलों में से एक कातिल को पीछे बिठाकर। इस इलाके से निकलने के बाद 23 मई की शाम को ही तीनों कातिल एक साथ मेघालय छोड़ देते हैं। सोनम भी उसी शाम चेरापूंजी से एक टैक्सी में बुर्का पहनकर यहाँ से निकल जाती है। Vicky, who's Vishal Chauhan,
had given her a burqa which Raj had given it to her, had given to him. She wore this burqa, came to Police Bazaar, took a tourist taxi down to Guwahati. सोनम टैक्सी से मेघालय से गुवाहाटी पहुंचती है। गुवाहाटी से वो सिलीगुड़ी के लिए बस पकड़ती है। सिलीगुड़ी से एक और बस से वो पटना जाती है। पटना से फिर वो बस के रास्ते आरा जाती है। आरा से सोनम ट्रेन पकड़ती है और लखनऊ पहुंचती है। लखनऊ पहुंचने के बाद वो फिर बस पकड़ती है और इंदौर चली जाती है। जिस दिन सोनम इंदौर पहुंची थी तब तारीख थी 25 मई। In Guwahati, she went to Lokra, ISBT. ISBT boarded a bus to Siliguri. Siliguri changed bus. She went to Patna. From Patna, took a train or from Patna she took, I think, a bus to Ara. From Ara, and from Ara she took a train to Lucknow. Lucknow she took a bus to Indore. यानी राजा का कत्ल करने के 2 दिन बाद सोनम इंदौर आ चुकी थी। इंदौर से वो बुर्के में देवास गेट इलाके में एक अपार्टमेंट में पहुंचती है, जहां उसने पहले से ही किराए पर एक कमरा ले रखा था। असल में तब तक सोनम और राजा रघुवंशी की खबर मीडिया में सुर्खियां नहीं बनी थी। सोनम के इंदौर पहुंचने के अगले दिन 26 मई को पहली बार सोनम और राजा के 2 भाई दोनों को तलाशने मेघालय जाते हैं और वहां पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। सोनम और राजा की खबर मीडिया और सोशल मीडिया में पहली बार तब सुर्खियां बनी जब 2 जून को राजा की लाश चेरापूंजी के इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक खाई से बरामद होती है। अब गुमशुदगी की रिपोर्ट मर्डर केस में तब्दील हो जाती है। राजा की लाश मिलने के बाद अब सोनम की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका था। इंदौर में सोनम की सुरक्षित और जिंदा वापसी के लिए बाकायदा दुआओं और प्रार्थनाओं का सिलसिला चल पड़ा था और ये सब कुछ सोनम इंदौर में एक कमरे में रहते हुए देख और सुन रही थी। आज तक ब्यूरो। राजा रघुवंशी मर्डर केस में चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब उम्मीद है कि अक्टूबर से ट्रायल शुरू हो जाए। इस बीच मेघालय पुलिस ने दावा किया है कि उसके पास वो तमाम अहम सबूत मौजूद हैं जिनकी बिना पर सोनम और उसके साथियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सकेगी। हालांकि राजा के घर वालों ने मांग की है कि सोनम को कम से कम फांसी की सजा मिले। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब आइए आगे की कहानी जानते हैं। असल में सोनम का इरादा 15-20 दिन इंदौर में ही छुपकर इंतजार करने का था। उसका प्लान था कि इसके बाद वो फिर बुर्के में इंदौर से निकलेगी और सिलीगुड़ी होते हुए मेघालय के आसपास पहुंच जाएगी। फिर कुछ इस तरह खुद को जिंदा बरामद करवाएगी जैसे वो किसी ड्रग्स की जद में हो। कहानी ये बनानी थी कि कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया था। उसके आगे उसे कुछ याद नहीं। पर गलती ये हुई कि मेघालय पुलिस राजा मर्डर केस की तफ्तीश करते हुए कातिलों तक पहुंच चुकी थी। 8 जून को इंदौर और मेघालय पुलिस के एक ज्वाइंट ऑपरेशन में पहला कातिल पकड़ा गया, जो आकाश था। आकाश की गिरफ्तारी पुलिस वालों ने सिविल ड्रेस में की थी। इत्तेफाक से आकाश को उठाए जाने की खबर कुछ देर बाद राज कुशवाहा को मिल गई। वो घबरा गया और तब उसने सोनम को फोन कर इसकी खबर दी। सोनम भी ये सुनकर घबरा गई। And when the first arrest was made in UP, somehow Raj got this information that some people had abducted. He was not sure who abducted because our team and the UP team were in civil dress. He came to know that that some abduction had taken place. Not too sure whether it was the police or some other people, but panicked. And when he panicked, he told Sonam. इत्तेफाक से 8 जून को ही सोनम को इंदौर से सिलीगुड़ी के लिए निकलना था, लेकिन रात के कहने पर अब पहला प्लान ड्रॉप हो जाता है। रात सोनम को इंदौर से निकलकर गाजीपुर पहुंचने को कहता है। वो सोनम से ये भी कहता है कि गाजीपुर पहुंचने के बाद वो खुद अपने घर वालों को फोन कर खुद के जिंदा होने की बात बता दे। And when he panicked, he told Sonam, wherever you are, call up your family and say that you've just escaped from an abduction. And that's how this whole thing was, it came to light.
इसी के बाद इंदौर से सोनम वाराणसी पहुंचती है। वाराणसी में 2 लड़के उसके साथ थे, लेकिन फिर बाद में दोनों गायब हो जाते हैं। सोनम वाराणसी से एक बस में बैठती है और गाजीपुर पहुंच जाती है। इत्तेफाक से सोनम जिस बस में बैठी थी, उसी बस में लखनऊ से गाजीपुर अपने घर आ रही एक लड़की उजाला भी बैठी थी। सोनम ने उजाला से गोरखपुर के बारे में पूछा था। हालांकि सोनम के उतरने से पहले उजाला बस से उतर चुकी थी। वाराणसी कैंट से जब सोनम बस में बैठी तब रात के करीब 11 बज रहे थे। इसके बाद गाजीपुर में रात 2 बजे वो इसी ढाबे पर पहुंचती है और ढाबे वाले से फोन लेकर अपने भाई को फोन करती है। यहीं से सोनम की गिरफ्तारी होती है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।